नमस्कार प्यारे छात्रों, आज हम कक्षा 8 में आपका विज्ञान का तीसरा पाठ है उसको हम लेंगे। यहाँ पर जो आपका तीसरा पाठ है उसका नाम है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। तो संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक इस पाठ को हम देखेंगे। तो क्या है इसके बारे में सारी जानकारी हम इस अध्याय के माध्यम से हम करेंगे। तो क्या क्या बिंदु रहेंगे इस पाठ के अंदर। तो अध्ययन बिंदु के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि रेशे क्या है। तो इन रेशों के बारे में हम वापस जानकारी करेंगे, क्योंकि आपने पिछली कक्षाओं में कक्षा 7 में रेशों के बारे में पढ़ा है। फिर संश्लेषित रेशे क्या है इसकी परिभाषा को समझेंगे। संश्लेषित रेशों के क्या क्या प्रकार है, किन किन प्रकार के जो ये रेशे है सिंथेटिक रेशे वो आपको यहाँ हम बताएंगे। उसके बाद में इन रेशों के क्या क्या गुणधर्म है उन गुणधर्मों को भी हम समझेंगे। तो एक पार्ट तो ये है। दूसरा पार्ट आपका जो पार्ट का है उसमें है प्लास्टिक। तो प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक के प्रकार, उन प्रकारों को देखेंगे कौन कौन से प्रकार होते हैं और प्लास्टिक के क्या गुणधर्म है, क्या उसमें उसका उपयोग करने से कौन कौन से उसके पॉजिटिव नेगेटिव वो सारी चीज़ें देखेंगे। और अंतिम जो बिंदु रहेगा वो रहेगा पर्यावरण और प्लास्टिक, यानी कि इस प्लास्टिक की वजह से पर्यावरण पर जो प्रभाव पड़ रहे हैं उनको हम अंतिम बिंदु में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा रेशे। तो क्या है रेशे। तो सामान्य यदि हम बात करें तो जो हमारे कपड़े हैं वो इन रेशों से बने हैं। तो रेशे क्या है, जो पोशाक जो हम पहनते हैं वो कपड़ों से बनते हैं, और कपड़े हैं वो किससे बनते हैं, रेशों से बनते हैं। तो यहाँ डायग्राम के अंदर यदि हम देखें तो सबसे पहले ये रेशे है। रेशों से क्या होता है, ये कपड़े बनाए जाते हैं। कपड़ों से फिर क्या बनती है, पोशाकें बनती है जो कि हम पहनते हैं, यानी कि जो छोटी इकाई है वो क्या रहता है, रेशा होता है। अब ये जो रेशे हैं, ये रेशे मुख्य तौर पर ये जो रेशे हैं, ये रेशे दो प्रकार के रेशे रहते हैं। एक होता है हमारा प्राकृतिक रेशे और दूसरा रहेगा जो हमें इस पाठ के अंदर पढ़ेंगे, दूसरा है संश्लेषित रेशा। तो ये जो प्राकृतिक रेशा है इसके बारे में आपने कक्षा 7 के अंदर अध्ययन किया है। प्राकृतिक रेशा ऐसा रेशा होगा जो प्रकृति से मिलता है, यानी कि जो जीव जंतुओं से, पेड़ पौधों से मिलता है। और जो संश्लेषित रेशा होगा जिसके बारे में हम इस पाठ के अंदर पढ़ेंगे, इसको कृत्रिम रेशा भी कहते हैं, संश्लेषित रेशा भी कहते हैं, या मानव निर्मित रेशा भी, जिसको हमें इस अध्याय के अंदर पढ़ना है। तो ऐसा रेशा जो मनुष्य बनाता है उसको हम संश्लेषित रेशा बोलते हैं, जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो प्राकृतिक रेशा जो आपने पिछली कक्षाओं के अंदर पढ़ा हुआ है, तो ऐसा रेशा जो पौधों या जंतुओं से प्राप्त होता है, यानी कि जो प्राकृतिक जो स्रोत है उससे जो यदि रेशा मुझे मिले उसको हम क्या बोलेंगे, प्राकृतिक रेशा। तो इसके जो उदाहरण है, कपास हो गया, पहला है कपास। फिर ऊन है वो भेड़ों से मिलती है। फिर रेशम हो गया जो रेशम के कीट से मिलता है, रेशम का रेशा, जिससे फिर कपड़े बनते थे बहुत महंगे। और अगला था जूट, जो आप जूट के पेड़ होते हैं उससे फिर जूट का रेशा बनता है, उससे फिर उसके अलग अलग उत्पाद बनते हैं। तो यहाँ ये डायग्राम मैंने जो दिखाया है ये पूरा का पूरा आपका कपास के लिए है। तो क्या होगा, कपास है वो प्राकृतिक रूप से लगा, कपास के पौधे से फिर कपास को निकालने के बाद में फैक्ट्रियों के अंदर इसके रेशों को बनाया गया यहाँ पर, और रेशों से फिर इसके ये रेशे बने और इसको अलग अलग रंगों में रंग दिया, और इन रेशों के द्वारा हमने क्या बनाए, फिर कपड़े हम बनाते हैं। तो ये हो गया हमारा प्राकृतिक कपास, जिसको कॉटन भी बोलते हैं। दूसरा अगला है ऊन भी क्या है, हमारा एक प्राकृतिक रेशा है जो जंतु से प्राप्त होता है। किन से प्राप्त होता है, जंतु। जैसे भेड़ है, भेड़ से ये ऊन हमें मिला। अब ऊन से फिर क्या करेंगे, रेशों को अलग अलग रंगों में रंगा, और फिर इस ऊन के द्वारा हम जो स्वेटर जो हम पहनते हैं वो प्राकृतिक ऊन से बने हुए स्वेटर भी होते हैं। अब अगला है जूट भी क्या है, एक प्राकृतिक रेशा है। अब जूट के अंदर ये जूट का पेड़ है, सबसे पहले एक इसका पेड़ होता है। इस पेड़ को फिर पेड़ को सुखाने के बाद में जूट का रेशा यहाँ पर बनता है। ये जूट का रेशा फिर आगे अलग अलग उत्पाद यहाँ पे दिखाए गए हैं आपको। तो ये रस्सियाँ हो गई, ये थैले हो गए जूट के बने हुए, और ये सामान्य जो हम घरों के अंदर देखते हैं जो ये बोरियां होती है, ये जूट की ही बनी होती है।
अगला है रेशम। तो रेशम है, ये सबसे महंगा रेशा होता था और इसका जो उत्पादन है वो जंतुओं के द्वारा होता है। तो यहाँ एक साइकिल दिखाया है, पिछली कक्षा में आपने पढ़ा हुआ है ये भी रेशम के बारे में। तो ये रेशम का कीट रेशम कैसे देता है, ये साइकिल यहाँ से शुरू होता है। सबसे पहले क्या होगा, अंडे, ये कीट यहाँ से अंडे होते हैं, अंडे बनते हैं लार्वा, ये लार्वा बन गया। लार्वा से फिर बनता है एक ककून, ककून के रूप में यहाँ पर ककून से फिर बन जाता है ये रेशम का कीट और फिर वापस ये अंडे देता है। ये साइकिल चलता रहता है। अब रेशम कहाँ से मिलता है, तो ये जो ककून है, ये जो ककून आया यहाँ पर, ककून से रेशम के धागे बनते हैं और इस रेशम के धागों से क्या बनता है, रेशम का कपड़ा बनता है। और इससे जो बने हुए जो कपड़े थे वो बहुत ही चमकदार थे और उनकी विश्व के अंदर बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड रही थी। चीन है, शुरुआत इसने रेशम से किया। अब दूसरा जो इस अध्याय में हमें जो पढ़ना है वो है हमारे संश्लेषित या कृत्रिम रेशे। तो इसकी परिभाषा से समझते हैं, क्या है इसकी परिभाषा। तो ऐसे रेशे जो मनुष्यों द्वारा प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं, यानी कि प्रयोगशालाओं में प्राकृतिक स्रोत से नहीं आ रहा, प्रयोगशाला में हम बना रहे हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, संश्लेषित या सिंथेटिक या मानव निर्मित अथवा कृत्रिम रेशे हम इनको कहते हैं। ये सामान्य तौर पर इनका जो कच्चा माल होगा वो प्रयोगशाला में प्राकृतिक भी हो सकता है या फिर विभिन्न प्रकार के रसायनों से ये बनाए जाते हैं। अब इस अध्याय में जो हमें रेशे पढ़ने हैं कृत्रिम, उनमें 4 रेशे हम पढ़ेंगे वन बाय वन। कौन कौन से इनको मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला आएगा हमारा रेयॉन, दूसरा रहेगा नायलॉन, फिर रहेगा पॉलिएस्टर और अंतिम जो हम पढ़ेंगे एक्रिलिन। तो ये 4 रेशे हम इस अध्याय के अंदर हमें इन 4 रेशों के बारे में वन बाय वन अध्ययन करेंगे। क्या क्या अध्ययन करेंगे, ये रेशा है वो किसका अल्टरनेट है, यानी किस रेशे का व्युत्पन्न है, इसको हमने बनाया है, कैसे इसको बनाया गया है, इसके क्या उपयोग है, इसके क्या गुणधर्म है, इन एक एक रेशे के हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले संश्लेषित रेशों को बनाने से पहले, कैसे बनते इसको समझने से पहले कि समझना होगा कि ये बनते कैसे। तो इसके पीछे की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को समझने के लिए यहाँ पर चित्र के अंदर आपको एक मोतियों की एक माला है जिसमें मनके लगे हुए हैं और ये धागे से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ इसको समझने के लिए धागे से जुड़े हुए मनकों का एक हार यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो प्रत्येक छोटा छोटा मनका है, ये देखो ये छोटे छोटे मनके हैं, ये सारे जुड़ के क्या बन रहा है, एक हार बन रहा है। तो एक छोटी इकाई मान सकते हैं इस मनके को। ये जो छोटी इकाई है, इस इकाई का बार बार आगे जुड़ते पूरी क्या बन जाती है, माला बन जाती है। अब इसका यहाँ पर इस मनके की माले का यहाँ रेशों में क्या उपयोग है, तो अगली स्लाइड में आपको समझ में आएगा। तो जो रेशा है वो बहुलीकरण की प्रक्रिया से, प्रयोगशाला में जो बनता है, बड़ी क्लासों में आप जाओगे तो इसको और विस्तृत रूप से समझोगे। जो रेशा है वो बहुलीकरण की प्रक्रिया से बनता है। एक रसायन है, छोटी इकाई, उस इकाई के जुड़ते एक बड़ी इकाई बन जाएगी और वो बड़ी इकाई होगी, वो क्या कहलाएगा, आपका बहुलक कहलाएगा। तो बहुलक या पॉलीमर ये क्या है, संश्लेषित रेशों में ही इससे बहुलक से बनाए जाते हैं। तो एक संश्लेषित रेशा भी छोटी इकाई को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला है। छोटी छोटी इकाई है वो जोड़कर क्या बनेगी, एक बड़ी श्रृंखला बनेगी। प्रत्येक छोटी इकाई वास्तव में एक रासायनिक पदार्थ है, यानी कि प्रत्येक रेशे का अपना एक रासायनिक पदार्थ होगा, उनके भिन्न भिन्न नाम रहेंगे, उनको भी हम समझेंगे आगे। इस प्रकार की अनेक छोटी इकाइयां, देखो यहाँ पर ये छोटी छोटी इकाइयां मिलकर जुड़कर एक बड़ी एकल, ये बड़ी एकल इकाई जो बनाई है, इसी को हम क्या कहेंगे, बड़ी इकाई, इसको हम बोलेंगे बहुलक कहलाता है। अब बहुलक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पॉलीमर। इसको भी आपको ध्यान रखना चाहिए। पॉलीमर है वो एक ग्रीक भाषा का शब्द है जो 2 शब्द पॉली और मर से मिलकर बना हुआ है। पॉली का मतलब होता है अनेक और मर का मतलब होता है इकाई, यूनिट्स, इकाइयाँ। ये छोटी छोटी जो इकाइयाँ है वो अनेक बार जुड़ जाए तो क्या बन जाएगा, पॉलीमर, जो हमारे बड़ा जो रेशा है वो बन जाएगा। तो रेशे का जो सबसे छोटा जो है बहुलीकरण की प्रक्रिया से बनता है और यहाँ पर ये बहुलक है, प्रत्येक रेशे का एक बहुलक होगा। अब संश्लेषित रेशों के जो प्रकार है, तो पहला जो प्रकार है मैंने बताया था रेयॉन, फिर नायलॉन, फिर पॉलिएस्टर और एक्रेलिन। तो पहला है रेयॉन।
तो रेयॉन रेशा कैसे बनाया गया, क्यों बनाया गया? तो रेयान जो रेशा है ये रेशम का क्या है, प्रतिस्थापन है, उसको उसने क्या किया, प्रतिस्थापित कर दिया। जो रेशम जो बनता था हमारे जंतु से, रेशम के कीट से, तो रेशम के कीट से प्राप्त होता है, रेशम है वो क्या होता है, कीट से प्राप्त होता था। और जिसकी खोज है वो चीन में हुई थी, रेशम की खोज है वो चीन में हुई थी। और चीन ने क्या किया था, इस रेशम की जो तकनीक थी इसको बहुत लंबे समय तक छुपा के रखा। विश्व में इस रेशम की बहुत मांग थी, क्योंकि ये बहुत ही चमकीला और इसमें प्रत्येक बहुत काफ़ी महंगा था। इसके जो कपड़े थे वो शाइनिंग कपड़े थे, इसलिए इसकी मांग विदेशों के अंदर, यूरोप की जो कंट्रियाँ थी वहाँ पर इसकी मांग थी। चीन क्या करता था, उसको वहाँ भेजता तो था, परंतु वो उसकी जो तकनीक थी कैसे बनता है, अभी मैंने बताया था अभी कि कैसे रेशम बनता है वो चक्र के द्वारा, तो इस तकनीक को उसने छुपा के रखा। अब इस रेशम का जो प्रतिस्थापन है, यानी कि उसका जो मानव निर्मित रेशा है वो क्या है, मेरा रेयॉन है। तो रेयॉन कैसे बना, तो 19वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिकों ने रेशम के समान गुणों वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता उन्होंने प्राप्त की। प्रयोगशाला में वो कोशिश कर रहे थे कि इस रेशम जो वहाँ से मंगा रहे हैं उसकी जगह मुझे हम प्रयोगशालाओं में बना ले, तो उन्होंने यहाँ पर सफलता प्राप्त। रेशा था ये कैसे प्राप्त किया उन्होंने प्रयोगशालाओं में, तो कास्ट यानी कि लकड़ी की लुगदी, कास्ट लुगदी के रासायनिक उपचार यानी कि उसका केमिकली कुछ कंपोजिशन करके उन्होंने इसकी सफलता, उन्होंने रेशम के समान गुणों वाला एक रेशा है वो कृत्रिम रेशा वो मिला, उसका नाम फिर उन्होंने दिया रेयॉन, या इसका दूसरा नाम है कृत्रिम रेशम। कृत्रिम यानी कि मानव के द्वारा बनाया गया रेशम। जो रेशम चीन है वो दुनिया को भेजता था, अब उसको प्रयोगशालाओं में बनाया। अब ये क्या है, कास्ट यानी लकड़ी, लुगदी है। तो क्या है ये लकड़ी का जो बुरादा होता है, उस बुरादे का जब हम पानी के अंदर जो बनाते हैं उसको हम बोलते हैं लुगदी। इस लुगदी के रासायनिक उपचार से ये रेयॉन का रेशा बनाया गया। अगली स्लाइड के अंदर आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि ये केमिकली किस प्रकार से बनाया जाता है, उपयोगी नहीं है फिर भी आप देख के इसको समझो। तो क्या होता है कि ये जो रासायनिक, पीछे वाला, यहाँ पर ये जो आपका कास्ट लुगदी का जो रासायनिक प्रक्रम है, इसका जब यहाँ पर डाला जाता है तो ये रेशा है वो लगातार बनता रहता है। तो यहाँ इस डायग्राम के अंदर हम देखेंगे कि रेशम कैसे प्रयोगशालाओं में बनता है। तो जो कास्ट लुगदी से जो रसायन उपचार करके सॉल्यूशन बना है उसको H2SO4, इसके अंदर H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल उसके अंदर इंजेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये जो रेशा बन रहा है, ये रेशा है वो क्या है, रेयॉन का रेशा है। इसके सारे गुण है वो रेशम के समान ही है, और ये रेशा है वो प्रयोगशालाओं के अंदर वैज्ञानिकों ने इसको बनाने में सफलता प्राप्त की। आगे अब इस रेयॉन के गुण क्या है, तो इन गुणों के बारे में हम देखेंगे। तो पहला जो गुण है मैं बता रहा हूँ कि ये जो रेयॉन का जो रेशा है, ये आपके पीछे प्रश्न भी है, ये एक अर्ध संश्लेषित रेशा माना जाता है। अर्ध संश्लेषित रेशा इसलिए माना जाता है क्योंकि इसके निर्माण में जो कच्चा माल उपयोग में आता है वो लकड़ी है। अब लकड़ी से पूरा नहीं बन रहा है, वहां से उसका रासायनिक उपचार किया, यानी कुछ पार्ट है वो प्राकृतिक है, कुछ है वो क्या हो रहा है, प्रयोगशाला में हो रहा है। इसलिए इसको पूर्ण रूप से संश्लेषित नहीं है, यानी ये पूर्ण रूप से मानव निर्मित नहीं है, इसलिए इसका नाम इसको कहते हैं अर्ध संश्लेषित रेशा है, इसको माना जाता है। क्योंकि इसका जो कच्चा माल है वो क्या है, प्राकृतिक स्रोत है। प्राकृतिक स्रोत क्या है, कास्ट लुगदी यानी लकड़ी है, उसका कच्चा माल है, और उसका रासायनिक उपचार करके इसको बना कहाँ रहे हैं, प्रयोगशालाओं में बना रहे हैं। रेशम है वो पूरा का पूरा जंतु से मिल रहा था, परंतु ये आधा है वो प्राकृतिक है, आधा है वो कृत्रिम है, इसलिए ये क्या रहेगा, एक अर्ध संश्लेषित रेशा माना जाएगा। अब ये रेशम से सस्ता है, इसको कई रंगों के किस्मों में इसको रंगा जा सकता है। अब रेयॉन का जो रेशा है उसको कपास या कॉटन के साथ मिक्स करके बिस्तर की चादरें बनाई जाती है, और इसको ऊन के साथ मिलाकर रेयान और ऊन का मिक्सर करके एक नया रेशा बन जाता है, और उससे फिर कालीन और गलीचे जो आपने घरों पे देखते होंगे, अभी अगले स्लाइड में आपको दिखेगी उनके डायग्राम, तो ये गलीचे बनाए जाते हैं। तो यहाँ डायग्राम में आप देखो ये जो नया रेशा है वो क्या हुआ, जैसे ये गलीचा है, तो ये
ऊन और रेयान का मिक्सचर का एक नया रेशा बना, उससे एक मजबूत रेशा बना है जिससे ये गलीचे बन गई, ये चदरें बन गई। तो ये इसके रेयन रेशा के उत्पाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। अगला रेशा, पहला हो गया रेयन, रेयन के बाद में दूसरा है नायलॉन। तो नायलॉन रेशा ये प्रथम रूप से पूर्ण रूप से मानव निर्मित रेशा है, जिसे 1931 में बनाया गया। यानी कि जो रेयान था वो तो क्या अर्ध संश्लेषित है, ये पूर्ण रूप से क्या है मानव निर्मित है, इसमें कोई प्राकृतिक स्रोत का उपयोग नहीं है। और इसका जो निर्माण है वो कोयले, जल और वायु के द्वारा प्रयोगशालाओं में डायरेक्ट इस नायलॉन को बना लिया गया। अब ये जो रेशा है नायलॉन, ये आपने देखा भी है, घरों में भी इसका उपयोग आता है कि जो नायलॉन है उसकी रस्सी होती है। ये रेशा है वो प्रबल यानी बहुत मजबूत होता है ये रेशा। प्रत्यास्थ यानी उसको खींचने पर बहुत लंबे समय तक इसको खींचेंगे तो ये लंबा बढ़ता जाएगा, इसका प्रत्यास्थता का गुण टूटता नहीं है। और ये हल्का है यानी कि इसका वजन भी कम है। तो ये चमकीला और धुलने में भी सुगम, यानी कि ये चमकीला भी था और इसको धुलने में भी ज़्यादा कठिनाई नहीं आती थी, इसलिए यह कपड़ों के निर्माण में बहुत प्रचलित हुआ था। नायलॉन के कपड़े जो उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में इसकी बहुत बड़ी मांग इस बाजार में हो गई थी। जब इसका निर्माण हुआ और इसकी एक सुगंधित खुशबू होती थी, उसके पीछे भी पूरा मार्केट वो उस समय इस रेशे के लिए हो गया था, क्योंकि ये स्टील से भी अधिक प्रबल है। स्टील आपको पता है, स्टील है वो सबसे इलास्टिक, सबसे मजबूत होता है, उससे भी ये प्रबल है। इसलिए इसका उपयोग पैराशूट होता है उसमें भी इस नायलॉन रेशे का उपयोग होता है। और चट्टानों पर चढ़ने हेतु जो रस्से होते हैं, मजबूत रस्से चाहिए वहां पर, तो यदि हल्के अलग क्वालिटी के रहेंगे तो टूटने का डर रहता है। इतने मजबूत होते हैं कि चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सों का भी निर्माण है वो नायलॉन रेशों से होता है। यहाँ पर कुछ अनुप्रयोग है वो नायलॉन रेशों का हम दैनिक जीवन में देखते हैं। तो हम नायलॉन से निर्मित वस्तुओं में जैसे जुराब हो गई, जुराब जो होती है नायलॉन से बनी होती है। दूसरा हो गया ये रस्से, ये रस्सियाँ जो घरों में भी आप देख सकते हो नायलॉन से बनी हुई रस्सियाँ आपको मिलेगी। तंबू हो गए, दांत साफ करने के जो ब्रश होते हैं, ब्रश के जो आगे के जो ये होते हैं ना, ये नायलॉन के बने रहते हैं। ब्रश जो लगे रहते हैं वो नायलॉन के बने रहते हैं। कारों की सीट के पट्टे, ये स्लीपिंग बैग हो गए, पर्दे हो गए, ये आपका पैराशूट हो गया। ये रस्से जो चढ़ने में उपयोग आती है, चट्टानों पर चढ़ने में नायलॉन से बने हुए रस्सों का उपयोग होता है। अब अगला जो आपका रेशा है, दो हो गए, पहला क्या था रेयन, दूसरा था नायलॉन, तीसरा है पॉलिएस्टर। बहुत प्रचलित रेशा है और सामान्य जितने भी बाजार में जो कपड़े हैं पॉली कोट के बने होते हैं, पॉलिएस्टर और कॉटन के मिक्सर के कपड़े रहते हैं जो बाजार में बहुत ज़्यादा इसका अभी मार्केट में प्रचलित है ये पॉलिएस्टर। अब ये जो रेशा है ये संश्लेषित रेशा है जिससे बने कपड़े, उन कपड़ों में जो सलवटें हैं वो आसानी से नहीं पड़ती है, जो सपाट रहते हैं यानी कि उनको ज़्यादा प्रेस करने की आवश्यकता नहीं होती और आसानी से धुल जाते हैं, यानी कि उस पर जो गंदगी है वो भी ज़्यादा देर तक टिकती नहीं है, वो सीधे ही तुरंत ही वो हट जाता है। इस कारण से वस्त्र निर्माण में पॉलिएस्टर का अभी के समय में बहुत ज़्यादा अनुप्रयोग है। यहाँ डायग्राम में जो टी शर्ट है ये देखो, ये खिलाड़ी जो पहनते टी शर्ट है वो किससे बनी हुई है, पॉलिएस्टर से बनी हुई है, क्योंकि इसके और भी गुण रहेंगे, पढ़ेंगे। अब पॉलिएस्टर क्या है, पॉली और एस्टर। पॉली का मतलब है अनेक, एस्टर क्या है, वो रासायनिक पॉलीमर बताया था मैंने। तो यहाँ पर पॉली अनेक, एस्टर एक रासायनिक पदार्थ है। इस एस्टर नामक एक रासायनिक इकाइयों की ज़्यादा पुनरावृत्ति करते 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 क्या बनेगा, मेरा पॉलिएस्टर बनेगा। एस्टर रसायन है वो फलों को गंध प्रदान करने वाला एक रसायन है। अपनी प्रयोगशाला में भी पढ़ा है, जब आप आओगे तो आपको बताएंगे कैसा होता है एस्टर। तो यहाँ डायग्राम के अंदर पॉलिएस्टर की एक संरचना को दिखाया गया है, कैसे वो छोटी छोटी इकाइयाँ यहाँ पर जुड़ती 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 क्या बन गया, मेरा पॉलिएस्टर का रेशा बन गया। अब यहाँ पर पॉलिएस्टर और कपास यानी कॉटन, इन रेशों को मिश्रण से पॉलीकोट नामक एक रेशा बनता है, जिसके कपड़े बाजार में सस्ते मिलते हैं। बाजार में बहुत ज़्यादा इनकी अभी मांग है पॉलीकोट की, जिसके जो वस्त्र रहते हैं वो बहुत ही सस्ते रहते हैं। पॉलिएस्टर और ऊन का मिश्रण पॉलीवूल कहलाता है, यानी कि जो बाजार में जो आपके स्वेटर है उनमें पॉलीवूल का प्रयोग किया जाता है, उसमें भी पॉलिएस्टर होता है। टेरिलीन नाम का एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है, टेरिलीन नाम याद रखना, टेरिलीन नाम का एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है।
क्या है जिसके क्या गुण है वो समझना, जिससे बहुत महीन रेशों में खींचा जा सकता है, यानी कि उसके जो रेशे हैं वो बहुत पतले, माइक्रोन में भी उसके रेशे हो सकते हैं। तो उसका नाम क्या है? टेरिलीन। टेरिलीन भी एक इसी पॉलीएस्टर का ही प्रकार है जो कि जिसके रेशे हैं वो बहुत महीन होते हैं। एक और है पॉलीएस्टर जिसका नाम है पेट, PET पैट, और इसका फुल फॉर्म है पॉलीएथिलीन टरथेलेट। नाम से तो ऐसा लग रहा है कि आपने इसको कहीं देखा ही नहीं है, पर ये बहुत ज़्यादा हमारे आसपास की वस्तुओं में इनका उपयोग होता है। ये बोतलों में, फिल्म, तार, अन्य सामग्री उत्पाद में इसमें निर्माण होता है। डायग्राम में जैसे दिखाया गया है, ये जो मार्कर है, ये जो पेन है, ये सारे के सारे पैड से बने हुए हैं। ये बोतल है, पानी की जो बोतल है वो भी पैड से बनी हुई है। ये हमारा एक पॉलीएस्टर है। इसका पूरा नाम याद रखना, पॉलीएथिलीन टरथेलेट पैट, PET। बोतलों के अंदर देखना, ये जो प्लास्टिक की बोतल है उसके जो मैन्युफैक्चरर है वहाँ पर ऐसे लिखा होगा PET पैड से ये बनी हुई है। अगला जो चौथा था, 3 हो गए, रेयॉन, नायलॉन और पॉलीएस्टर के बाद में चौथा जो रेशा है आपका वो है एक्रिलिन। तो एक्रिलिन क्या है? प्राकृतिक स्रोत से जो मुझे ऊन मिल रही है हमें, वो ऊन से जो हमारे स्वेटर बनते हैं वो है तो कंफर्टेबल, परंतु वो थोड़े महंगे हैं और वो सब जगह पर उपलब्ध नहीं है, क्योंकि उसकी जो उत्पादन है वो कम है, इसलिए वो सब जगह सरलता से उपलब्ध नहीं है, महंगे भी हैं। अब इसकी जगह एक नया रेशा शॉल और स्वेटर बनाने में, उसकी जगह एक संश्लेषित रेशा हमने बनाया, उसका नाम था एक्रिलिन। तो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त ऊन की जगह जिस रेशे का उपयोग शॉल और स्वेटर बनाने में होता है उसे क्या कहते हैं? हम एक्रिलिन कहते हैं। ये रेशा प्राकृतिक ऊन, उसका अल्टरनेट है, उसको प्रतिस्थापित किया उसने, उससे वो क्या है? सस्ता है और अधिक टिकाऊ, यानी उसका बहुत लंबे समय के उपयोग करेंगे तो उसको नुकसान नहीं होता। इस कारण से ये एक्रिलिन बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ। और जो सामान्य जब हम जाते हैं बाजार में स्वेटर लाने के लिए, तो ये जो स्वेटर जो हम पहनते हैं, ये रेशा, ये प्राकृतिक ऊन का नहीं है, ये एक्रिलिन का ही होता है। जो सामान्य जो हम स्वेटर जो पहनते हैं ये एक्रिलिन का बना होता है। अब संश्लेषित रेशे जो हमने पढ़े हैं, जो प्रयोगशालाओं में बनाए हमने, अब इनके कुछ गुणधर्म है। तो गुणधर्म में कुछ उसके एडवांटेज होंगे, यानी कि कुछ तो हमें उपयोगी हैं, कुछ डिसएडवांटेज है इन रेशों के जो हमारे लिए नुकसानदायक भी रहेंगे। तो क्या गुण है उनको हम देखते हैं। तो सबसे पहला, ये रेशे पानी को कम सोखते हैं। देखो, प्राकृतिक जो रेशा है, जो कपास है, जो ऊन है, इनसे जो बना है, उनका एक गुण होता है कि जब उनको पानी में डालते हैं तो पानी का अवशोषण वो जल्दी उसको डालेंगे, ज़्यादा देर तक डालती वो पूरा का पूरा पानी उसके अंदर अवशोषित हो जाएगा। परंतु जो ये प्रयोगशालाओं में बने हुए संश्लेषित रेशे हैं, ये पानी को कम अवशोषित करते हैं, कम सोखते हैं। तो इसका फायदा क्या होगा? तो पानी को कम सोखते हैं तो सूखते जल्दी है। जैसे ही धूप में उनको डाला, थोड़ा बहुत पानी उसमें शोषित हुआ, वो तुरंत वो सूख जाते हैं, इसलिए जल्दी ये सूखते हैं। दूसरा, जो हमारे प्राकृतिक स्रोत से जो रेशे आ रहे हैं वो महंगे पड़ते हैं। उनकी जगह ये प्रयोगशालाओं में, तो हम प्रयोगशालाओं में केमिकल डाल के इसका उत्पादन बढ़ा सकते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं? ज़्यादा उत्पादन होगा तो सस्ते हो जाएंगे। अधिक टिकाऊ, क्योंकि ये इसे रसायनों से बने हुए हैं तो ज़्यादा लंबे समय तक टिकते हैं। आसानी से उपलब्ध है, क्योंकि ये बहुत बड़ी मात्रा में बना है तो कहीं पे भी आसानी से, गाँव में कहीं पे भी ये उपलब्ध हो जाता है। और इनका रख रखाव भी क्या होता है? सुविधाजनक है, यानी कि इसको ज़्यादा रख रखाव में भी इसके ज़्यादा परेशानी हमें होती नहीं है। अब इसका एक अवगुण को समझते हैं। तो जो आपका कपास, कॉटन हो गया, ऊन हो गया, ये जो प्राकृतिक रेशे हैं, पिछली कक्षा में आपने इसको देखा है, गुण जलाने पर वो जल जाता है, पूरा का पूरा उसमें आग लगेगी और पूरा का पूरा वो जल जाएगा। परंतु इसमें क्या होता है, जो संश्लेषित रेशा है, जैसे इसमें आग लगेगी तो ये इसका जलेगा नहीं, वो क्या आएगा? पिघल जाएगा और हमारे शरीर के ऊपर चिपक जाएगा। यानी कि यदि हमने कोई पॉलिएस्टर का शर्ट पहना हुआ है, वो आग लगी उसमें, तो आग लगने पर वो जलेगा नहीं, वो पिघल के हमारे शरीर पर ही चिपक जाएगा। तो ये इसका एक अवगुण होता है, चिपकने का डर रहता है। इसलिए इस रेशे से बने हुए जो कपड़े हैं उनको हम प्रयोगशाला या रसोई में पहनने से मना किया जाता है कि आप सूती वस्त्र पहन के रसोई में काम करें। सूती वस्त्र आग लगा तो आग लगने पर वो वस्त्र जल जाएगा, तो तुरंत उसको हटा सकते हैं। ये इसका एक संश्लेषित रेशों का अवगुण है। अब ये हमने आज संश्लेषित रेशे पूरे पढ़ लिए। अगला जो रहेगा आपका प्लास्टिक, वो अगली क्लास में हम देखेंगे। अब इससे संबंधित कुछ सवाल है वो आपको घर पे करने हैं।
तो सवाल 5 सवाल है, 1 बाय 1 मैं बताता हूँ, आपको ये काम अपनी कॉपी में करना है। पहला सवाल है कि नायलॉन रेशों से बनी हुई कोई 2 वस्तुओं के नाम बताइए। आपको कोई 2 वस्तुएं बतानी है जो नायलॉन से बनी हुई है, जो नायलॉन रेशों की प्रबलता को दर्शाती है, यानी कि वो बताया मैंने बहुत प्रबल है, उससे बनी ऐसी 2 वस्तुएं बतानी है। रेयन रेशों के निर्माण में कच्चे माल के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो ये देखना वापस पिछली स्लाइड में जाके या अपनी बुक से आप देखना किसका उपयोग होता है। रेशम की जगह किस संश्लेषित रेशे का निर्माण किया गया? रेशम की जगह किसका निर्माण किया गया? किस संश्लेषित रेशे को महीन रेशों में खींचा जा सकता है? और अंतिम सवाल है कृत्रिम रेशों के कोई 2 गुण बताइए। 5 सवाल है वो आपको इसी अध्याय में होमवर्क के रूप में ये करना है। तो इससे संबंधित कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो, यहाँ पर कमेंट के अंदर आप डाल सकते हो। यदि आपको कोई और समस्या है तो आप इस मेरे संपर्क करके भी आप इससे इसमें आपको सवाल पूछना है तो आप इसमें कर सकते हो। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।